हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जनरल एनास्थेसिया। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जनरल एनास्थेटिक्स आर ड्रग्स विच कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। जो हमारे जनरल एनास्थेसिया होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर्सिबल सेंसेशंस को ब्लॉक कर देते हैं और जो हमारे सेंसेशंस थे उसको वो ब्लॉक कर देते हैं और वो रिवर्सिबल होते हैं, वो अनकॉन्शियस कंडीशन में इंसान चले जाता है। ठीक है। द कार्डिनल फीचर ऑफ जनरल एनास्थेसिया इज लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन जितने भी पेन सेंसेशन जितने भी होते हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। स्लीप, कॉन्शियसनेस एंड एमेंशिया, इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, एबोलिएशन ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से कि जनरल एनास्थेसिया का क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो हम तीन तरीके से क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। पहला है इनहेलेशन गैस, जिसमें आएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस के द्वारा देते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड, जिसके अंदर आएगा हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन। इंट्रावेनस आएगा इंड्यूसिंग एजेंट में थायोपेंटल सोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, मिथॉक्सीटोन, सोडियम प्रोफोल और इटोमेडेट। स्लोअर एक्टिंग ड्रग में आएगा बेंजोडाइजेपिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे। एंटी एपिलेप्टिक में भी देखेंगे। हम देखते हैं आगे डायजेपाम, लोराजेपाम एंड मिडाजोलम। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स। क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप कैडिटी या आपके पास जो भी फार्माकोलॉजी की बुक है आप उसे रिफर जरूर कर लीजिएगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंट्रल रूट एंड पेरेंटल रूट। एंट्रल में आएंगे ओरल एंड रेक्टल, पेरेंटल में आएंगे सबलिंगुअल, इंट्रानेजल, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस। अब बात करते हैं स्टेजेस एंड साइंस की। ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ साइन एंड stages of general anesthesia are also called Gudial signs, typically seen in case of ether, slow action as very much lipid soluble, descending depression of CNS, higher to lower areas of brain are involved. Vital centers located in medulla are paralyzed last. स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थेसिया। जो जनरल एनास्थेसिया दिया जाता है तो उसको एडमिनिस्टर करने के बाद जनरल एनास्थेसिया जब हमारी बॉडी में जाता है तो कुछ स्टेजेस को फॉलो करता है। तो कुछ स्टेजेस है जो हम देखते हैं। स्टेज 1, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, starts from beginning of anesthetic inhalation and lasts up to the loss of consciousness. Pain is progressively abolished during these stages. Patient remains conscious, can hear and see and feel a dream-like state, reflex and respiration remain normal. It is difficult to maintain, use is limited to short procedure only. Stage 2, stage of delirium and excitement. From loss of consciousness to beginning of automatic breathing, eyelash reflex disappear. Excitement, patients may short, struggle and hold his breath, muscle tone increases, jaw are tightly closed. Breathing is jerky, vomiting, involuntary micturium or defectum may occur. No stimulus or operative procedure carried out during this stage. Potentially dangerous response can occur during this stage, including vomiting, laryngospasm, uncontrolled movement. These stages not found with modern anesthesia, pre-anesthetic medication, rapid induction, etc. Now, stage third. Stage of surgical anesthetics extends from onset of spontaneous respiration to respiratory paralysis. This has been divided into four plans. Plan 1, rolling rolling eyeballs. This plan ends when eye become fixed. Plan 2, loss of corneal and laryngeal reflexes. Plan 3, pupil starts dilating and light reflexes is lost. This was the desired phase of surgery when muscle relaxant were not used. Plan 4, intercostal paralysis, slurred abdominal respiration, dilated pupil. Stage 4, medullary or respiratory paralysis.
Cessations of breathing, failure of circulation, death, pupil widely dilated, muscles are totally flabby, pulse is imperceptible, BP is very low. इंडिविजुअल इनहेलेशन एनास्थेटिक एजेंट्स, जो हमने ऊपर क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, ये जितने भी हमने पढ़े थे अब इनको इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले डाई इथाइल ईथर, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये आप इनको पढ़ लीजिएगा। इनका कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि अभी जनरल एनास्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो अननोन है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो दिस इज द जनरल एनास्थेसिया। अब बात करते हैं हम प्री एनास्थेसिया की। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ड्यूरिंग एनास्थेसियस आते हैं, आफ्टर एनास्थेसिया आते हैं। ड्यूरिंग एनास्थेसिया में हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, सलाइवेशन एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होते हैं, कार्डियक अरिथमियास हो सकता है, बीपी फॉल हो जाता है, एस्पेटेशंस होता है, लेंजियोस्पाम्स एंड एस्पेक्सिया होता है, अवेयरनेस होती है, डेलीरियम एंड कन्वल्जन होता है, फायर एंड एक्सपोशंस होता है। आफ्टर एनास्थेसिया, एनास्थेसिया के बाद में क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग, परसिस्टिंग सडेशन, pneumonia, organ damage like liver and kidney, nerve paralysis, emergence, delirium and congestive defect. These are the complication of anesthesia. अब बात करते हैं प्री एनास्थेटिक मेडिकेशंस की। तो क्या उसका डेफिनेशन है, हम देख लेते हैं। इट इज द टर्म अप्लाइड टू द यूज ऑफ ड्रग प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन anesthetic agent to make anesthesia suffer and more agreeable to the patient. इसका एम है रिलीफ ऑफ एंजाइटी, एमेंशिया फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवेंट्स, एनाल्जेसिया, डिक्रीज सिक्रेशन, एंटी एमिटिक इफेक्ट्स, डिक्रीज एसिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ड्रग्स यूज्ड, एंजियोलाइटिक्स, एमेंशियास में लॉरेंजिपाम, एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन, एंजियोलाइटिक्स में सेडेटिव्स में डायजेपाम और लॉरेंजिपाम, मिडाजोलम यूज़ किया है। एंटासिड में H2 ब्लॉकर लाइक रैनिटिडीन, एंटीएमिटिक्स में मेटोक्लोप्रोपामाइड, डोमपेरिडोन, एनाल्जेसिया में ओपिड, मॉर्फिन एंड इट्स कंजर्स। अब बात करते हैं हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, सेडेटिव्स क्या होते हैं? सेडेटिव्स को हम एंजियोलाइटिक्स भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको क्लास में डिफरेंस बताया था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर, इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। अ ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट calms the patient without inducing sleep. Sedatives in therapeutic doses are anxiolytic agents. Most sedatives in large doses produce hypnosis, trance-like state in which subjects become passive and highly suggestible. Site of action is on the limbic system which regulates through the mental function. अब बात करते हैं hypnotic की. A drug which produces sleep resembling natural sleep. They are used for initiation and or maintenance of sleep. Hypnotics is in higher doses produce general anesthesia. Site of action is on the midbrain and ascending RAS which maintain wakefulness. This is the anxiolytic. Anxiety is an unpleasant state of tension, apprehensions, of uneasiness that arise from either a known or unknown source. Anxiolytic is an agent which decrease worriousness, manifested as the psychic awareness of anxiety, which is accompanied with increased vigilance, motor tension and autonomic हाइपर एक्टिविटी। तो इसकी डिटेलिंग हम जब एंटी एंजाइटी ड्रग्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम कर लेंगे। अब ये बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप की। तो स्लीप की स्टेजेस है वो हिप्नोटिक एंड सेडेटिव्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 4 तरीके की स्टेज होती है। स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक होती है। स्टेज 1 में 2 से 5% तक नींद आती है और स्टेज 4 में 15 से 33 तक हमारी स्लीप पहुंच जाती है। तो ये हमारा एक स्टेज है अवेक
में क्या होता है, आई ओपन होती है, जिसको हमने आई ओपन को इंडिकेट किया बीटा से, और आई आर क्लोज तो अल्फा वेव। ठीक है, एक ग्राफ बनता है, आप उसको कैडिटी में देख लीजिएगा, कैडिटी में बहुत अच्छे से ग्राफ दिया हुआ है। तो उसमें आप देख लेना, जब भी आई ओपन है तो उसको बीटा वेव दिया है, और आई जब क्लोज है तो उसको अल्फा वेव बोला है। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होगा, डोजिंग होगा अल्फा प्लस बीटा का, डिसअपियरेंस ऑफ अल्फा, ऑनसेट ऑफ स्लीप। स्टेज 2 में बीटा प्लस स्लीप स्पेंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्स 40 to 50% ऑफ टोटल स्लीप टाइम। स्लीप थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो अपीयरेंस ऑफ डेल्टा वेव्स प्रीडोमिनेट्स इन द फोर्थ स्टेज। स्लो वेव स्लीप होती है। आरईएम में क्या होता है, रीअपीयरेंस ऑफ अल्फा, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी सॉ टूथ वेव्स 20 to 30% ऑफ टोटल स्लीप टाइम्स। ठीक है, तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ स्लीप्स। अब ये है हमारा क्लासिफिकेशन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का। तो ये क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर ड्रग्स से दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिट्यूरेट, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से काम करती है, और इसका जो साइट ऑफ एक्शंस होता है, मिड ब्रेन में हम बात करें तो वैकफुलनेस में होता है, लिम्बिक सिस्टम में थॉट एंड मेंटल फंक्शंस होते हैं, मेडुला में मसल रिलैक्सेशन होती है, एंड सेरेब्रम में अटैक्सिया होता है। इफेक्ट्स देखेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मिड ब्रेन रास में। थेरापेटिक डोज एंजियोलाइटिक का ज़्यादा होगा और सेडेटिव्स का कम होगा। हायर डोज में डिप्रेस रास हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स इफेक्ट आएंगे। डोज डिपेंडेंट एक्शन, तो सबसे पहले यदि हमने सेडेटिव्स दिया तो सेडेशन आएगा, देन स्लीप इंड्यूस होगी हिप्नोटिक्स की वजह से, देन एनास्थेसिया की तरह काम करेंगे, देन पर्सन कोमा में जाएगा, और ज़्यादा डोज होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो बार्बिट्यूरेट और बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, गाबा ए रिसेप्टर से जाके वो बाइंड होते हैं एट द डिफरेंट एलोस्ट्रिक साइट, जिसकी वजह से फैसिलिटेट्स होते हैं गाबा एक्शन में। एट हायर डोज बार्बिट्यूरेट्स कैन एक्ट एज अ गाबा माइमिक। ठीक है, हायर डोज पे बार्बिट्यूरेट्स क्या करते हैं, गाबा की एक्टिवेशन को बढ़ा देते हैं। यदि गाबा का एक्शन फैसिलिटेट होगा तो बार्बिट्यूरेट्स क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ इंक्रीज द ड्यूरेशन, मतलब जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है हमारी स्लिप का, उसको बढ़ा देंगे। एंड बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग कैल्शियम चैनल। जो बेंजोडाइजेपिन से वो जो कैल्शियम चैनल की फ्रीक्वेंसी है खुलने की, उसको भी वो बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा। तो जो फ्लो चार्ट था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, ये उसको एज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, आप इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में इंडिविजुअली बात की है कि किस तरीके से उसका फार्माकोकाइनेटिक होता है, किस तरीके से वो एक्शन देती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है, देन उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देन यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स के हैं, उसके फार्माकोकाइनेटिक से एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं, कल हमने पढ़े थे सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स की जगह हमने पढ़े थे स्मूथ स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स, जो एज अ पेरिफेरल, जहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम इंक्लूड था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कि किस तरीके से ड्रग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आके एक्ट करेगी और हमारे मसल्स को रिलैक्स करेगी। तो सीधे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। Drugs reduce skeletal muscle tone by a selective action in the cerebrospinal axis without altering consciousness. They selectively depress spinal and supraspinal polysynaptic reflexes involved in the regulation of muscle tone without significantly affecting monosynaptically mediated stress reflex. ठीक है, तो ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो हम एज अ सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मेफेंसिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरोजोक्सोन, डायजिपम, बैक्लोफेन एंड टीजानिडिन। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो पहली ड्रग है मेफेंसिन is the first drug found to cause muscle relaxants in animal without producing unconsciousness.
It blocks the action of the spinal internuclear neurons, which modulates reflexes, maintaining muscle tone. It is not used clinically because orally it causes marked gastric irritation, and injected IV it causes thrombophlebitis, hemolysis and fall in BP. तो ये सारी ड्रग्स के बारे में दिया है कि किस तरीके से एक्ट करती हैं और इनका क्या क्या डोज हो सकता है. देन अब हम बात करेंगे एंटी एपिलेप्टिक्स की. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी एपिलेप्टिक्स, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है. तो एंटी एपिलेप्टिक्स पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि एपिलेप्सी क्या होती है. एपिलेप्सी इज अ chronic disorder of brain function characterized by recurrent seizure often accompanied by episodes of unconscious और एमेंशिया. ठीक है, एपिलेप्सी में क्या होते हैं, सीजर्स आते हैं, नंबर ऑफ एपिसोड्स आते हैं और उसके बाद में अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान सीजर्स आने के बाद में. सीजर्स क्या होते हैं, सीजर इज अ ट्रांजिएंट अल्ट्रेशन इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर फायरिंग अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. जो हमारे न्यूरॉन्स होती हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होती है, उसका एक डिसऑर्डर होता है, उसमें अनइवन फायरिंग होने लगती है जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. तो क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से हम देख सकते हैं. पहला है हाइडेंटॉइन, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग है फेनिटॉइन, और बारबिचूरेट्स कैटेगरी है. डॉक्सी बारबिचूरेट से बहुत तरीके की कैटेगरी वाली ड्रग्स है इसके अंदर, आप इसको कैडिटी से ज़रूर रिफ़र कर लीजिएगा. और इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है इसके अंदर फिनोटॉइन. तो फेनिटॉइन्स जो यदि हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो CNS पे क्या करता है, फेनिटॉइन हैज़ अ गुड एंटी सीजर्स एक्टिविटी एंड is one of the most effective drug against generalized tonic-clonic seizures and partial seizures. अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात कर लेते हैं. फेनिटॉइन क्या करता है, ये ऊपर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम एज अ फ्लो चार्ट यहाँ पे समझते हैं. फेनिटॉइन क्या करता है, ब्लॉक्स द सोडियम चैनल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. फेनिटॉइन क्या करता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स के अंदर सोडियम आयन की एंट्री होती रहती है और पोटेशियम चैनल आयंस बाहर निकलते रहते हैं. तो सोडियम चैनल को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल था न्यूरॉन्स का वो इनिबिट हो जाता है और जो सीजर्स आ रहे थे वो बंद हो जाते हैं. अब बात करते हैं हम एडवर्स इफेक्ट की. नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, हाइपरसेंसिटिविटी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, tetragenicity when taken the pregnant lady. It produces fetal hydantoin syndrome, cleft palate and cleft lip micropelly, hyperglycemia, drug interaction. Phenytoin is an enzyme inducer. Phenobarbital competitively inhibits phenytoin metabolism. यदि हम phenobarbital को phenytoin के साथ में खाएंगे तो phenytoin का जो मेटाबॉलिज्म होना है वो कम हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा. कार्बामेजापिन एंड फेनिटॉइन इन्हांस ईच अदर मेटाबॉलिज्म. यदि कार्बामेजापिन को हम फेनिटॉइन के साथ खाएंगे तो वो आपस में ही दोनों एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देंगे. Valproate displays protein bound and may result in phenytoin toxicity. Antacid decrease absorption of phenytoin. तो कभी भी phenytoin के साथ में हमको antacid नहीं खाना चाहिए. देन है फिनोबार्बिटॉन. देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप इसको देख लीजिएगा. कार्बामेजापिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. वेल्प्रोइक एसिड भी इंपॉर्टेंट ड्रग है. उसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल एंड डिसल्फाम के बारे में. अल्कोहलिज्म, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहलिज्म या अल्कोहल की. प्राइमरी क्रोनिक डिसीज विथ जेनेटिक्स, psychological and environmental factor influencing its development. Alcohol abuse, solely psychologically and physically acceptable, damage the sufferer's health and social family life. Alcoholism is more serious condition characterized by physical and psychological dependence. Alcohol are hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons. Alcohols generally means ethyl alcohol or ethanol. This is the structure of alcohol, ethyl alcohol, and this is the structure of methyl alcohol obtained from fermentations of sugar. Commercial alcohol is formed molasses byproduct of sugar industry.
Therapeutic use of alcohol: antiseptics, trigeminal neuralgia, prevent bedsore, appetizers, methanol poisoning एंड फीवर, इन सब में हम अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं. देन इसके हम अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे. एब्जॉर्प्शन रैपिडली फ्रॉम small intestine in empty stomach, food delays absorption, distribution all over cross blood brain barrier and placenta, metabolism mainly in liver by sequential hepatic oxidation. So this is the cycle of metabolism. Excretion mainly by zero order kinetics, kidney after oxidative biotransformation, little by lungs. और जो डिसल्फाम यदि हम देंगे, डिसल्फाम मतलब एंटाब्यूज या एंटी अल्कोहलिक हम बात कर सकते हैं. डिसल्फाम सीधे हमारे मेटाबॉलिज्म पे आके अफेक्ट करेगी. फार्माकोडायनामिक्स: लोकल एक्शन, कूलिंग एक्शन, इरिटेंट एक्शन एंड एस्ट्रिंजिक एक्शन, बैक्टीरिसाइडल एक्शन एंड न्यूरोनल डैमेज एंड लोकल इंजेक्शन. तो ये तो था लोकल एक्शन. देन हम बात करते हैं सिस्टेमिक एक्शन की ऑन सीएनएस. एक्यूट इफेक्ट्स आएंगे, देन क्रॉनिक इफेक्ट्स आएंगे. डोज डिपेंडेंट सीएनएस में देखेंगे हम, तो देखेंगे डिप्रेशन, इनिशियली एप्रेशेंट स्टिमुलेशन, लेटर डिप्रेशन कॉज होगा इंक्रीज एंडोजीनियस ऑपियोइड्स एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूफोरिया ऑन अल्कोहल कंजप्शन. उसके बाद हम क्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करेंगे, तो डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, इमोशनल एंड इंड्यूस स्लीप बट इट्स नॉट रिलायबल. अल्कोहल कॉज डोज डिपेंडेंट सीएनएस टॉक्सिसिटी, माइल्ड इम्पेयरमेंट लीडिंग टू apprehensive excitement and euphoria, moderate impairment, nausea, vomiting, hangover, mental clouding, impairment of attention, traffic accidents, memory and alteration of gait perception. Severe impairment में person is sloppy, ataxia and drunken. Severe alcohol intoxication, loss of consciousness, fatal alcoholism intoxication. On CVS, small dose में cutaneous vasodilation, flushing of skin, BP, no change. Moderate doses tachycardia and mild rise in BP due to sympathetic activity and muscular activity. Large doses में myocardial depressants, VMC, fall in BP, chronic alcoholism. Atrial fibrillation and other cardiac arrhythmias due to conduction defects and QT prolongation. GIT पे हम देखेंगे तो stimulates gastric acid secretion, increase appetite, alcoholism leads to chronic gastritis, pancreatic also cause esophageal cancer. Liver पे हम देखें तो if nutrition is provided adequately there is no problem. When inadequate, then fat form the periphery and mobilized for synthesis of cholesterol fatty liver. Kidney पे हम बात करें तो diuretic effects due to inhibition of ADH secretion. Body temperature पे higher dose पे depressed temperature regulating center results in evaporates and cools the skin by increased sweating. Respiration में respiratory depressants on sexual functions. Acute effects में increase desires but decrease performance due to loss of inhibition. Chronic effects में impotence, testicular atrophy, increased urethral latency in male and female. Teratogenic food value 7 calorie per gram but incomplete food because it does not supply vitamins etc. Drug interaction: alcohol and other sedatives, hypnotics, antidepressants, antihistaminic, opioids, additive effects, CNS depression, accidents, disulfiram like reactions. Occurs with drugs inhibiting the metabolizing enzyme aldehyde dehydrogenase when taken with alcohol. Drug include disulfiram, antiemetics, metronidazole,
फ्लूराडायोडोन, एंटीफंगल में ग्रिसोफ्लूरिन, सल्फोनामाइड्स में सल्फोनाइल यूरिया लाइक क्लोरप्रोपामाइड, सिफालोस्पोरिन्स में सेफारोजॉन। मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल. Main aim is treatment of withdrawal symptoms and prevention of relapse. Substituting of long-acting sedatives, hypnotic drugs for alcohol, then dampening the dose. DOC. Long-acting benzodiazepines, chlordiazepoxides, diazepam manage withdrawal symptoms and prevent irritability, insomnia, agitation and seizures. Clonidine inhibit enhanced sympathetic norepinephrine relapse. Propranolol inhibit action and exaggerated sympathetic activity. Then disulfiram anti-abuse. It is very important. एग्जाम में पूछा जाता है. Used psychological dependents who are motivated to quit alcohol. Contraindication, physically dependent person. Disulfiram irreversibly inhibits the enzyme aldehyde dehydrogenase, so synthesis for fresh enzyme is required for return of activity. Side effect of disulfiram: rashes, acneiform, eruption, urticaria, garlic-like or metallic taste, mild GI disturbance, restlessness, nervousness, headache, dizziness, tremor, periphery neuropathy. Thank you.